तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं और मैंने खास तौर पर उन्हें आमंत्रित किया जिन्हें आप देखते ही खुश भी हो जाएंगे और पहचान भी लेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत। आप सबको याद होगा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने कोविड के दौरान भारत समाचार पर उपस्थित होकर इस प्रदेश की जनता की बहुत बड़ी सेवा की। गरीबों के मसीहा हैं और आज भी इनका पूरा जीवन गरीबों की सेवा करते हुए बीत रहा है। इनके साथी डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना चुके हैं, अरबों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत आज भी गरीबों की सेवा करते हैं। और दुनिया भर के जो 2% साइंटिस्ट की सूची जारी हुई है उसमें हमारे डॉक्टर सूर्यकांत जी का भी नाम है। इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर हैं जो आज इस पूरे मामले पर जिनको मैंने मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया हुआ है वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत अनेक शुक्रिया इस कार्यक्रम में रहने के लिए। संजय सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। दीपक रंजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से। मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर अमितेश पाठक इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया। आज पॉलिटिकल लोग डॉक्टर साहब बाद में बोलेंगे और इन सब का आग्रह है, इन सब ने मुझे आज डिबेट प्रारंभ होने से पहले ये कहा था कि आज डॉक्टर सूर्यकांत जी से आप ओपनिंग कमेंट्स लीजिए और उनसे पूछिए कि ये अधोमानक दवाएं जो बिक रही हैं ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। और आपको जब ये पता चला तो पहला रिएक्शन आपके मन में क्या था? और वैसे तो आप कई बार इस बारे में कह चुके थे, लेकिन हम सब ऑथेंटिक रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। जी, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार, भारत समाचार और ब्रजेश मिश्रा जी का धन्यवाद दूंगा कि कभी भी कोई भी संवेदनशील मुद्दा हो तो वैसे तो जो न्यूज़ चैनल हैं वो केवल पॉलिटिकल डिबेट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कोई भी संवेदनशील मुद्दा आता है, जनता से जुड़ा मुद्दा आता है, भारत समाचार उसको लेके आता है। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे दर्शक हैं उनको हमें संबोधित करने का मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जैसे आपने कहा कि पहली बार हमने सुनी तो ये हमारे लिए एकदम समझ से परे थी, बहुत बड़ा धक्का था। धक्का इसलिए था कि किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी चिकित्सक के पास ये दवा नहीं है, एक अमृत है। हम इसी पे विश्वास करते हैं कि भाई ये हम दवा लिख देंगे तो हमारा मरीज उठ के खड़ा हो जाएगा। अब मैंने जब पिछले 5-10 साल में अपना दिमाग दौड़ाया तो मुझे याद आया, अभी भी याद आया कि अचानक हम पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम की दवा से हम बहुत सालों से लोगों का बुखार उतार रहे थे। कभी कभी हमको भी हो जाता है पैरासिटामोल से। जी। कितनी एमजी की लिखते थे? 500 मिलीग्राम, एडल्ट के लिए 500 मिलीग्राम। ओके। और अगर 80 किलो से या बहुत ज्यादा जिसका वजन है उसको कभी कभार 650 मिलिग्राम की पैरासिटामोल, पर वो रेयर लिखते थे, वो रेयर लिखते थे। मैं खुद भी 500 मिलीग्राम की खाता था, बुखार उतर जाता था। लेकिन उस समय तो हमने सोचा कि शायद कोविड की तीव्रता इतनी ज्यादा है, लेकिन उस समय किसी का बुखार 500 मिलीग्राम से नहीं उतरता था, सबको 650 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती थी। मतलब लेकिन उस समय स्टैंडर्ड साइज में आ गया। हाँ, एक स्टैंडर्ड आदमी के लिए एक स्टैंडर्ड डोज है 500 मिलीग्राम। अब उस समय हम लोगों ने सोचा कि भाई कोविड की तीव्रता इतनी ज्यादा है, गंभीरता इतनी ज्यादा है कि शायद हो सकता है उसमें ज्यादा डोज की जरूरत पड़े। लेकिन उसके बाद तो हमें ऐसा लगता ट्रेंड सा बन गया कि 500 मिलीग्राम की जगह पूरे प्रिस्क्रिप्शन पे ही 650 मिलीग्राम चलने लगा। खैर, ये तो मैं कोई प्रूफ के साथ नहीं हूं इसलिए मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये 53 तरह की दवाएं जिसमें सब दवाएं शामिल हैं। होता क्या है ब्रजेश जी, हमारे यहाँ एक संस्था है, अपेक्स बॉडी है, जिसको हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसे आपने यूएस एफडीए का नाम लिया, यूरोप में ईएमआई है, जापान की अपनी है, ऑस्ट्रेलिया की अपनी है, हमारे देश में भी डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उसके अंतर्गत पूरा एक सीडीएससीओ काम करता है। मैं यहाँ पे अपना डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं उस सीडीएससीओ का एक्सपर्ट हूँ। मैं नेशनल एक्सपर्ट हूँ, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप एक्सपर्ट हैं? मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने कभी बताया नहीं, मैं जब से कोविड वैक्सीन बनी है उनको मैंने इवेल्युएट किया है, उनको वैलिडेट किया है, मैं तब से एक्सपर्ट हूं। आज मैं रास्ते में आया तो मैंने सीडीएसयू के एक इंस्पेक्टर से पूछा कि क्या मैं अपने दर्शकों को बता सकता हूं, केवल इसके लिए कि हाँ मैं जो वर्जन दे रहा हूं ऑथेंटिक है, क्या मैं इसको बता? बोले डॉक्टर साहब ये तो पब्लिक डोमेन में, कोई भी वेबसाइट पे आपका नाम चेक करेगा, आपका नाम वहां पे एक्सपर्ट पे लिखा हुआ है। एक बात तो मैंने कहा, जब जान लिया, उनसे परमिशन ले ली, तब मैंने पहली बार आपके चैनल पर रिवील किया। मैंने कभी नहीं किया, जबकि मैं जानता सब था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हर स्टेट में स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, और ये रैंडम चेकिंग करना, रैंडम सैंपलिंग करना, उनके आधार पर अपनी रिपोर्ट को स्टेट बॉडी पे भी भेजना और भारत सरकार में यानी सीडीएससी को भेजना, ये एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन अचानक ये जो वेबसाइट पे डिस्प्ले हुआ है ये वाकई में हैरान करने वाला है, बहुत ही कष्ट करने वाला है। क्योंकि देखिए, हम किसी गाड़ी में कोई खराबी हो, किसी
उसमें खराबी हो, लेकिन अगर हम कह रहे खाद्य पदार्थ में भी खराबी हो तो चलो आदमी ठीक है, थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो गई, उसमें काम चल गया, दवा ववा ले ली। लेकिन अगर दवा में ही एक शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं NOS, NOS का मतलब होता है नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब ये सब दवाएं 53 दवाएं NOS हैं। अब ताज्जुब की बात है, इसमें डायबिटीज की भी दवा है, इसमें बुखार की भी दवा है, इसमें एसिडिटी की भी दवा है, दर्द की भी दवा है, सब दवाएं हैं। अब सोचिए उस डायबिटीज के मरीज को कि जिसकी दवाएं बढ़ती जा रही हैं। अब दवाएं ज्यादा होंगी तो डायबिटीज तो लाइफ लॉन्ग बीमारी है। दवाएं अगर बढ़ती जाएंगी तो उनके साइड इफेक्ट भी नजर आएंगे। अब हम सब स्टैंडर्ड दवा दे रहे हैं और दवाएं बढ़ाते जा रहे हैं। बीपी एक दवा से नहीं ठीक हो रहा, शुगर एक दवा से नहीं ठीक हो रहा, तो 2 देंगे, 3 देंगे और देंगे। तो अगर हम ज्यादा दवाएं देंगे तो उनके साइड इफेक्ट भी आएंगे। तो एक तो ट्रीटमेंट फेलियर हो रहा है, दूसरा उसके अगर हमें डोज बढ़ा के देनी पड़ रही है तो उसमें साइड इफेक्ट आएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, लेकिन आदमी कहेगा डॉक्टर साहब पहले तो बड़ा आसानी से आप बुखार हमारा ठीक कर देते थे, पहले से बड़ा अच्छा शुगर अरे बीपी नहीं लोगों का कंट्रोल हो रहा है डॉक्टर साहब। हाँ, यस। जो 10 तो डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया 30 में भी नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा इसमें डॉक्टर फ्रेटर्निटी का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये सुनने को मिलेगा या मिल रहा होगा कि डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया, आपकी स्किल को क्या हो गया, आपके हाथ में जो इतना शिफा हुआ करता था वो अचानक कहां चला गया। कार्रवाई किस तरह की होनी चाहिए इन सब? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि US FDA वगैरह में अगर कोई ऐसी चीज होती है तो बहुत ही अच्छा, आपको तो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, अगर ये गलती अमेरिका में हुई होती तो नहीं बिल्कुल जेल होते कि नहीं होते? बिल्कुल जेल में होता, बिल्कुल जेल में होता, लेकिन बाकायदा इंक्वायरी होती, सब कुछ वहां सेट है। और मैं समझता हूं कि इस लेवल पे मुझे ताज्जुब है कि कोई जन आक्रोश भी नहीं है, जन आक्रोश भी नहीं है। भाई खाने में जैसे मिलावट, पिज्जा में मिलावट हो जाए, उसमें हो जाए तो लोग बहुत से संगठन प्रदर्शन करने लगते हैं या ऑब्जेक्शन करने लगते हैं। आपने डिबेट बुला ली है, लेकिन किसी NGO ने, किसी संगठन ने, किसी और सिविल सोसाइटी ने ये तो ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई, मुझे नहीं सुनने को मिल रही। तो ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये मुझे भी पब्लिक में बज़ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? लोग क्या बर्दाश्त करना अब आदत सी हो गई है क्या? नहीं एक तो ये हो सकता है कि शायद ये टेक्निकल बात है, मेडिकल की बात है, तो लोग समझ रहे हैं कि शायद तो भारत सरकार की रिपोर्ट है, अब क्या रहेगा? सरकार की रिपोर्ट है और ये पब्लिक डोमेन में है, उनकी वेबसाइट तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि लोग क्या करें? नहीं, मेरा सजेस्ट है कि अपने चाहे जिले का ड्रग इंस्पेक्टर हो, हम उसके यहां कंप्लेन कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में कर सकते हैं, स्टेट के ड्रग इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर सकते हैं, और जहां जहां भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहां की अगर हमारी अप्रोच है तो वहां भी हम उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़े हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे देश में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था 1945 में, अभी भी एक्ट ये काम कर रहा है और उसके तहत बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जिसके तहत ये कार्रवाई की जा सकती है। ऑलराइट, शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ बने रहिए।